ये क्या था? अपनी गाल पर हाथ रखकर वो कितनी ही देर में शॉक से बाहर निकली। यकीन करना मुश्किल तरीन था कि मुस्तफ़ा शाह ये हरकत भी कर सकता है, और जोर से मुट्ठियां भींचकर उसने दांत पीसे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी मुस्तफ़ा शाह। दिल में पक्का इरादा और खतरनाक तेवर लिए वो तेजी से मुस्तफ़ा के कमरे की तरफ बढ़ी। अरे अरे तूफान मेल, रुको, कहाँ जा रही हो इतनी तेजी से? किर्रत ने उसे बीच रास्ते में ही रोका। मम्मा, मैं मुस्तफ़ा को ढूंढ रही थी। अपनी माँ को देखकर उसने अंदर उठते इश्तियाल को रोका। मुस्तफ़ा को क्यों ढूंढ रही थी? किर्रत के अंदर की जासूसी माँ ने अंगड़ाई ली। एक पल के लिए रूप भी गड़बड़ा उठी। नहीं माँ, कुछ खास काम नहीं था। एक्चुअली वो हम जो शॉपिंग करके आए हैं उनमें से कुछ बैग्स मुस्तफ़ा ने उठा कर रखे थे, बस वही लेने के लिए उसे ढूंढ रही थी। रूप ने झट बहाना बनाया। ओह अच्छा। किरत को जैसे उसकी उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं मिला। मुस्तफ़ा को मैंने बाहर जाते देखा है। कब? वो हैरान हुई। बस अभी अभी 1 मिनट पहले निकला है। उसने बाहर की तरफ इशारा किया तो रूप बिना सोचे समझे बाहर की तरफ भागी, ये जाने बगैर कि आज उसकी माँ उसकी एक एक हरकत को नोट कर रही है। मैं ये क्या देख रही हूँ, या फिर मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? किरत के दिमाग में दो तरह की सोचों ने आन बसेरा किया। नहीं नहीं, मैं भी ना असवद की तरह उल्टी सीधी सोचों को दिमाग में जगह दे रही हूँ। उसने अपनी सोचों को सिरे से झटक कर वो अरसल के कमरे की तरफ बढ़ गई। कैसी हो शबनम बानो? शौकत आज सी कोठे पर मौजूद था जो आज से 23 साल पहले चंबेली की रिहाइशगाह थी। यहाँ अभी भी सब कुछ वैसा ही था जैसा आज से 23 साल पहले था। वही भड़कीले लिबास में मौजूद लड़कियां और औरतें, शराब के नशे में धुत कुछ मर्द और नौजवान लड़के, मगर सभी का मकसद अपने नफ्स की तकमील था। कोई बेहतर चाहता था, जिसके पास बेहतर था वो और बेहतर माल चाहता था। कहीं रकासा के रक्स पर लाखों नोट निछावर किए जा रहे थे तो कोई किसी की इज्जत की बढ़ चढ़कर बोली लगा रहा था। और हमेशा की तरह इन स्याह दिल लोगों का ये बाजार हजारों रोशनियों से जगमगा रहा था। पान चबाते हुए शबनम बानो ने एक नजर शौकत की तरफ देखा। बोल बुढ़े, यहाँ के कौन से फूल को छूना चाहता है? मगर एक बात याद रख, फूल जितना खूबसूरत होगा माल भी उतना ही लगेगा। खबासत से हंसते हुए उसने शौकत को आंख मारी। हाँ, मुझे यहाँ के किसी फूल में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे फायदे की डील लाया हूँ। मंजूर हो तो बताना, वरना और भी बहुत से उम्मीदवार मौजूद हैं इस शहर में। शौकत के पुरस्कार अंदाज पर उसने एक भवें को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या कहना चाहता है? शबनम बानो एकदम संजीदा हुई। चंबेली याद है तुम्हें, जो आज से कई साल पहले इसी कोठे पर मौजूद थी? तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा किस्मत वाली, अपनी इज्जत को संभाल संभाल कर रखने वाली। पहली बार किसी महफिल में नाची और उसी दिन इत्तेफाक से एक इज्जतदार आदमी वहां आ भटका और उस कली को हमेशा हमेशा के लिए इस बागीचे से तोड़ कर ले गया। शौकत ने मानो शबनम बानो की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। साफ साफ बता, आखिर कहना क्या चाहता है? शबनम बानो ने मुंह का जाविया बिगाड़ा। मतलब ये कि उसी नीलम के घर एक कच्ची कली है, बहुत हसीन है, चंबेली से भी कहीं बढ़कर खूबसूरत। अगर वो तुम्हारे इस कोठे पर आ गई तो लाखों में खेलोगी, मगर वो कली बस मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ। शौकत ने उसके आगे एक और पत्ता फेंका। शबनम बानो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मगर इसमें तुम्हारा क्या फायदा? तुम मेरे लिए फ्री में तो कर नहीं सकते, कोई तो वजह होगी। अब वो सौदेबाजी पर आ गई। अरे नहीं नहीं शबनम बानो, अब तुमसे क्या सौदेबाजी करनी, ये कोठा तो मेरे घर जैसा है। बस मेरी इस घर से कुछ जाती दुश्मनी निकलती है, और तुम्हें भी चंबेली से अच्छी खार थी तो सोचा एक काम से दो काम हो जाएं। मेरी दुश्मनी पूरी हो जाएगी और तुम भी अपनी बदनसीबी का बदला चंबेली को तड़पा तड़पा कर ले सकती हो। बस इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उस कली को तुम तक पहुंचाना मेरा काम, मगर उसे संभाल कर रखना तुम्हारा काम है। सौदा मंजूर हो तो हाँ बोलो, वरना मैं कहीं और जाऊं। शौकत ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। कुछ पल शबनम बानो को सोच में डूबा देखकर वो वहां से उठने लगा। 1 मिनट, जब उसकी आवाज ने शौकत के आगे बढ़ते कदम रोके। मुझे तेरा सौदा मंजूर है, जाके ले आ उस कली को। अब उस पाकबाज चंबेली की बेटी को ये शबनम बानो फूल बनाएगी। एक सीधी सादी इज्जत वाली जिंदगी जीते हुए इन गलियों का रास्ता भूल गई है ना चंबेली। मगर चाहिए कोई कितना ही अपने माजी से भाग ले,
ये ऐसी गलियां हैं जो मरते दम तक अपने यहाँ रहने वाले को याद रखती हैं। जहर खुंद लहजे ने मुंह का हर जाविया बिगाड़ दिया था, जबकि शौकत के तासरात भी शबनम बानों से कुछ अलग न थे। एक मिनट ड्राइवर, गाड़ी रोको। शादी का कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए असवद शहर से बाहर गया था। आते आते शाम के साए गहरे होकर अब अंधेरा चारों ओर फैल रहा था। तभी उसने ड्राइवर को शॉर्टकट लेने का बोला, मगर रास्ते में जैसे ही उसकी नजर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत शाह मैंशन पर पड़ी, शदीद हैरत के बायस उसे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। ये शाह मैंशन तो जलकर खंडर का रूप ले चुका था, फिर आज ये कैसे पूरी शान से खड़ा था। मुस्तफा शाह तो कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान आया था, मगर ये कोई 1-2 हफ्ते की मेहनत नहीं थी। ड्राइवर, तुम कुछ देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, गाड़ी एक तरफ लगा लो। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देकर वो खुद शाह मैंशन की तरफ बढ़ा। एक नजर आलीशान शाह मैंशन पर डाली। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट पर ही रोक लिया। कौन है आप? असवद ने एक नजर 40-45 साल आदमी की तरफ देखा जो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में मलबूस था। आप यहाँ क्यों आए हैं? उस आदमी ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। मुझे अंदर जाना है। अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, वो आदमी करख्त अंदाज में बोला। असवद ने कुछ पल वहीं खड़े होकर शाह मैंशन को देखा। अरे जाएं साहब, मुझे मुस्तफा शाह ने यहाँ भेजा है। अब की बार इस आदमी के बोलने से पहले असवद बोल उठा। मुस्तफा का नाम सुनकर वो गार्ड भी सोच में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर उसे अंदर जाने दिया। इजाजत मिलने की देर थी। असवद लंबे लंबे डग भरता हुआ वसी और अरीज लान को अबूर करके अंदरूनी हिस्से की तरफ दाखिल हुआ। अब उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर कुछ तलाशने में लगी थीं। मुझे यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। जगह जगह बिछे कीमती कालीन, दीवारों पर सजी रंग बिरंगी पेंटिंग्स, जगह जगह कीमती और नफीस डेकोरेशन पीस, ब्राउन और सफेद मार्बल से चमचमाता 4 मंजिलों पर मुश्तमिल शाह मैंशन अपनी मिसाल आप था। मगर असवद की निगाहें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। सब कमरे बंद थे, मगर फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आखिरकार 3rd फ्लोर के आखिर में एक कमरा खुल ही गया। सेकंड से पहले असवद अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर उसके पांव से जमीन ही खिसक गई। बेशक ये कमरा अपनी मिसाल आप था। पूरे मेंशन से हटकर उस कमरे में ब्लैक और वाइट मार्बल एक सोबर लुक दे रहा था। कमरे के बीचों बीच जहाजी साइज गोल बेड नस्ब था। असवद ने और किसी भी चीज पर एक निगाह गलत डाले बगैर अपनी निगाहों का रुख दीवारों की तरफ किया, जहां शायद एक भी इंच ऐसी नहीं थी जहां रूप की तस्वीर नस्ब ना हो। उसके कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक की तस्वीरें यहाँ मौजूद थीं। हर फंक्शन, हर त्यौहार, शायद ही कोई तकरीब ऐसी हो जिसकी तस्वीर यहाँ मौजूद ना हो। बेड के बिल्कुल सामने की दीवार पर किसी भी LCD और फोटो फ्रेम के बगैर पूरी दीवार पर एक ही तस्वीर नस्ब थी, जिस तस्वीर को देखते ही कुछ ऐसा तासुर आता था जैसे वो बराह रास्त सामने वाले की आंखों में देख रही हो। शक तो उसे पहले ही था कि मुस्तफा शाह जरूर रूप को पसंद करता है, मगर वो रूप के लिए इस कदर जनूनी था, आज पता चला। या फिर अभी भी ऐसा बहुत कुछ था जिससे वो अनजान था। कुछ पल गौर करने के बाद उसे इस तस्वीर में कुछ बहुत खास लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने कदम उस दीवार की तरफ लिए, मगर इससे पहले कि वो इस तस्वीर को छूता, आंधी तूफान की तरह मुस्तफा शाह उस कमरे में दाखिल हुआ। असवद एकदम चौंक कर पीछे हुआ। मुस्तफा के सीने से एक शुक्र का सांस खारिज हुआ। अगर उसे आने में एक पल की भी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। आओ मुस्तफा शाह, आओ, जरा बताना पसंद करोगे इस सब के बारे में? असवद का अंदाज जताता था, जबकि मुस्तफा ने बेपरवाही से कांधे उचकाए। आपको समझ नहीं आ रहा सुसर जी, ये सब क्या है? उसने सवाल के बदले उल्टा सवाल दोहराया। समझ रहा हूँ, और बहुत पहले से ये सब समझ रहा हूँ, मगर मेरे पास अपने शक को यकीन में बदलने की कोई ठोस वजह नहीं थी। आज मिल गई। असवद ने चारों इतराफ में निगाहें दौड़ाकर एक बार फिर जताया। सुसर जी, आप खामखा ही तकलीफ उठाते रहे। आकर डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया होता, मैं आपको सीधा और साफ साफ सच बता देता। मुस्तफा के अंदाज में जरा बराबर फर्क नहीं आया था। तो अब मैं पूछता हूँ, ये क्या पागलपन है? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा हमारे घर में आकर रहने का, जबकि शाह मेंशन पूरी तरह से तैयार है? क्या सुनना चाहते हैं सुसर जी सच? मुस्तफा शाह ने असवद की आंखों में आंखें डाली। हाँ, सच, खरा सच, और बार बार मुझे सुसर जी बुलाना बंद करो। असवद को अब उसका मुतमईन अंदाज टेंशन दिला रहा था, जबकि एक बार फिर वो हल्का सा मुस्कुराया।
सुसर जी, मैं आपको बुलाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा आपसे यही रिश्ता जुड़ने वाला है। और सच ये है कि जो आप समझ रहे हैं वही सही है। मैं अपने दादू के अकेलेपन को लेकर मलक हाउस जरूर आया ही हूँ, मगर इरादा आपकी बेटी को अपने साथ ले जाने का है, उसे अपना बनाने का है। जैसी मोहब्बत आप अपनी बीवी से करते हैं, उससे कुछ ज्यादा मेरी मोहब्बत है। जितना जुनून आप में अपनी मोहब्बत को अपना बनाने का था, इससे कहीं ज्यादा मेरा जुनून सर चढ़कर बोलता है। जिस एहसास को दुनिया मोहब्बत के नाम से जानती है, मैं भी आज से कई साल पहले इसी एहसास से दो चार हो चुका हूँ। अब रूप के बगैर इस जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं है। जिस तरह हर इंसान के जीने की कोई वजह होती है, मुस्तफ़ा शाह के जीने की वजह आपकी बेटी है। अपनी बात बोलकर आखिरकार वो खामोश हो गया। असवद ने दोनों बाजू सीने पर बांधे। और जो मैं अपनी बेटी तुम्हें देने से इनकार कर दूं तो? फिर से असवद का अंदाज जताता सा था। एक पल के लिए मुस्तफ़ा के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रूप के हिसाब से इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास मोहब्बत का एहसास है। और ये बात उसे आपकी मोहब्बत से मालूम हुई है। वो हर चीज़ से ऊपर मोहब्बत को रखती है, और मोहब्बत को हर चीज़ से ऊपर रखना भी उसने आपसे सीखा है। जहाँ मुस्तफ़ा शाह का लहजा यकीन से पुर था, वहीं असवद के तने एसाब भी ढीले हुए। तुम ये सारी बातें पहले बताकर भी मलक हाउस आ सकते थे, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सबसे छुपाते रहे। और जब जब मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश की, तो इस काम को नाकाम बनाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आखिरकार वो भी असवद मलक था, हर चीज से अनजान, भला कैसे रह सकता था? मुस्तफ़ा ने एक बार फिर एक भारी सांस खारिज किया। हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने ही आपके रास्ते में रुकावटें डाली ताकि आप मुझ तक न पहुंच सकें, मगर उसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं था। बल्कि मैं नहीं चाहता था आपको कुछ भी गलत लफ्जों या गलत तरीके से मालूम हो। रूप को अपनी दस्तरस में लाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर मैं मानता हूं कि उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक उसके माँ बाप को है। मगर वो फैसला मेरे हक में आए, यही इरादा लेकर मैं मलक हाउस आया हूँ। मकसद सिर्फ इतना था कि आप खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमाएं। और अगर मैं फैसला तुम्हारे हक में ना सुनाऊं तो? असवद ने उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद भी परखना चाही। मुझे कोई एतराज नहीं, आप ना थमाएं उसका हाथ मेरे हाथ में। उसका अंदाज नॉर्मल था, मगर आप उसका हाथ किसी और के हाथ में भी नहीं थमाएंगे। वो मुस्तफ़ा शाह की मोहब्बत है, उसका जनून है, वो किसी और के नाम नहीं लग सकती। उसके लहजे की मजबूती एक एक लफ्ज़ अयां थी। ओह वाओ, तुम एक बाप से उसकी बेटी का हाथ मांग रहे हो या फिर उसे धमका रहे हो? असवद को उसका ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया। तभी एक भवें को थोड़ा ऊंचा किया। नहीं, मैंने अगर धमका कर आपकी बेटी को अपना बनाना होता तो मुस्तफ़ा शाह के पास धमकियों की कमी नहीं थी। आप बताएं किस अंदाज में क्या करूं जो आप अपनी बेटी मेरे नाम लगा देंगे? अगर आप रूप को मुझे देने का वादा करते हैं तो मुस्तफ़ा शाह अपनी आन बान को एक तरफ रखकर घुटनों पर बैठकर भी आपकी बेटी का हाथ मांग सकता है। आज मुस्तफ़ा शाह हर बात अपनी शख्सियत को एक तरफ रख के कर रहा था। ठीक है, देखते हैं। कोई खातिर खा जवाब न देकर वो मुस्तफ़ा शाह को इंतजार की सूली पर लटका कर वहां से बाहर चल दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं इस इंसान को। कैसी बेहुदा लफंगों जैसी हरकत की और डरपोकों की तरह भाग गया। उसको नहीं मालूम उसने किस शेरनी को छेड़ने की गलती की है। इसकी तो मैं आज जान निकाल लूंगी। जब मुस्तफ़ा उसे घर के बाहर न मिला तो वो तन फन करती सीधा उसके कमरे में जा पहुंची। कीमती परफ्यूम्स की शीशियों को पूरी ताकत लगाकर जमीन पर फेंककर चकनाचूर किया। अलमारी से सारे 3 पीस सूट निकालकर उनके 10-10 पीस कर दिए। सारे फाइलें बखेर दी, मगर हर चीज को बिगाड़ते वक्त ध्यान रखा था कि नुकसान सिर्फ मुस्तफ़ा का हो, वरना असवद से अच्छी खासी डांट पड़नी थी। मगर दिल को असली करार तब आना था जब वो मुस्तफ़ा शाह की ठुकाई अपने हाथों से न करती। मैं नहीं छोड़ूंगी इस लंबू को, जहां भी गया वापस यहीं आएगा। उसके बेड पर बैठकर उसने कुशन उठाकर अपने बाजुओं में दबाया। मैं यहीं इंतजार करूंगी उसका। बहुत गलत हरकत की है उसने, जिसकी माफी कम से कम रूप के पास नहीं है। और तुम्हारे दादू भले इस घर में रहे, मगर तुम्हारी हमारे घर में ये आखिरी रात होगी। दिल में पक्का इरादा बांधकर उसने बैड ग्राउंड से टेक लगाई।